मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता, हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के बारे में पहले भी मैं कई वीडियोस बना चुका हूं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के कंट्रोल के बारे में और डायबिटीज़ कंट्रोल क्यों किया जाता है और उसके क्या टारगेट्स होने चाहिए। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें विभिन्न कारणों से शुगर बढ़ जाती है। यानी कि डायबिटीज़ एक ही बीमारी नहीं है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट भी हो सकती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी हो सकती है, जेनेटिक म्यूटेशन से भी हो सकती है। तो इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है ब्लड शुगर बढ़ना होता है। तो ये ब्लड शुगर जो होता है ये बढ़ने को हम डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस। अब डायबिटीज़ में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आगे चल के वो डिपेंड करते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल पर। तो ब्लड शुगर लेवल पर अगर डिपेंड करते हैं कॉम्प्लिकेशंस, तो हमें उसे ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। डायबिटीज़ के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मतलब छोटी नसों में ब्लॉकेज की वजह से होता है, जैसे किडनी में दिक्कत होनी, रेटिना में दिक्कत होनी और आपकी नर्व्स में, यानी न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी। ये तो होता है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। और एक होते हैं मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट में जो होता है, हार्ट डिजीज़ेस, हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, और ब्रेन में स्ट्रोक। तो ये दोनों मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं, यानी बड़ी आर्टरीज़ में की बीमारी की वजह से। ये देखा गया है कि मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं ये अगर इनिशियल फेज़ में शुगर कंट्रोल रहती है तब इसके इंसिडेंस कम होते हैं। बाकी अगर इनिशियल फेज़ में शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो इसका ब्लड शुगर के लेवल से कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर आप डायबिटीज़ बाद में कंट्रोल कर भी लेंगे तो उसके इंसिडेंस या उसकी घटनाएं बढ़ी हुई होंगी, स्ट्रोक और हार्ट अटैक की। इसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में, जिसे लीगेसी ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस कहा गया। अब हम फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए हमें डायबिटीज़ का मैनेजमेंट करना है, और डायबिटीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए हमें कुछ टारगेट सेट करने हैं कि क्या टारगेट होने चाहिए। तो हम ये 3 तरीके से करते हैं। नंबर 1 पे आता है खाली पेट और खाने के बाद की शुगर का कंट्रोल। खाली पेट शुगर 70 से 130 रहनी चाहिए और खाने के बाद की शुगर 150 से 180 के आसपास रहनी चाहिए। 70 के आसपास अगर होती है शुगर तो हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि 100 और 130 के बीच में रहे फास्टिंग शुगर, और खाने के बाद की शुगर 150 और 180 के बीच में रहे। तो ये तो हो गया खाली पेट और नाश्ते के बाद। नाश्ते के बाद का मतलब है, खाने के बाद का मतलब है खाना शुरू करने के ठीक 2 घंटे बाद। तो जिसे हम पोस्ट पेरेंडियल शुगर भी कहते हैं। तो एक तो ये हो गया कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहना चाहिए खाली पेट, नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। ये तीनों शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए। और जो बिफोर लंच और बिफोर डिनर की जो शुगर है वो लगभग फास्टिंग के बराबर रहनी चाहिए लगभग। तो ये तो हो गया ब्लड शुगर का कंट्रोल। अब नंबर 2 पर आता है HbA1c, ग्लाइकोलाइसेटेड या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ग्लाइकोलाइसेटेड हीमोग्लोबिन दोनों फास्टिंग और पोस्ट पेरेंडियल शुगर यानी खाने के बाद की शुगर को बताता है, उसको इंडिकेट करता है। ग्लाइकोलाइसेटेड हीमोग्लोबिन 3 महीने में शुगर का एवरेज बताता है, और ये अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड है जो आपका शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि एक सिंगल रीडिंग है, 3 महीने में एवरेज बता देगी आपको पता चल जाएगा शुगर का कंट्रोल कैसा है। तो ग्लाइकोलाइसेटेड हीमोग्लोबिन फिजिशियंस के लिए, डायबिटोलॉजिस्ट के लिए और पेशेंट्स के लिए, सबके लिए एक सिंगल रीडिंग है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। इसकी रीडिंग 6.5 से नीचे रहे तो बहुत बढ़िया कंट्रोल है, और अगर अच्छा कंट्रोल जैसे हम कहा जाता है गुड कंट्रोल, उसको हम 6.5 से लेकर 7 तक बीच में रखते हैं।
ग्लाइकोलाइसिटेड हीमोग्लोबिन को किस पर रखना चाहिए, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कितनी है। अगर मान लीजिए पेशेंट की एज 20 साल है तो उसको बहुत बढ़िया टाइट कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि उसके नहीं तो कॉम्प्लिकेशन जल्दी आ जाएंगे। अगर पेशेंट की एज 70 है, उसमें शुगर कम होने से खतरे ज़्यादा होंगे, तो उसका आप HbA1c 7 या 7.5 तक भी रख सकते हैं। अगर टर्मिनल स्टेज में कोई पेशेंट है, कैंसर है या हार्ट डिजीज़ उसको पहले हो रखी, किडनी की डिजीज़ भी है, तो उनका हम ब्लड शुगर 8 तक भी रख सकते हैं HbA1c कंट्रोल। तो टाइट कंट्रोल जो है शुगर का वो 6.5 से नीचे होना चाहिए, और बेटर ही रहता है 6.5 और 7 के बीच में HbA1c रहना चाहिए। इसकी डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल पे डिफरेंट गाइडलाइंस हैं। तो अलग अलग गाइडलाइंस जाने के अपेक्षा हम एक जनरल जो है सब जो गाइडलाइंस का निचोड़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं एक नई चीज़ के बारे में जिसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? आपके स्विंग्स जो होते हैं ब्लड शुगर में, ब्लड शुगर ऊपर नीचे जो जाती है उसे हम कहते हैं वेरिएबिलिटी और ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी आज की डेट में जो है एक अलग से इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर है आगे फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस का। अगर HbA1c आपका नॉर्मल है और ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, ब्लड शुगर के स्विंग्स ज़्यादा हैं, तो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपकी शुगर फास्टिंग आ रही है 50 और खाने के बाद की या पोस्ट प्रेंडियल शुगर आ रही है 250, तो आपका एवरेज ठीक रहेगा। हो सकता है HbA1c आपका 6.5 के आसपास आए, पर जो ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी है, जो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब नीचे शुगर कम है और शुगर जो ज़्यादा है, दोनों पेशेंट को नुकसान पहुँचाएंगे। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से आपका जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएंगे, और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिशन रेट बढ़ जाएगा और उनमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं पेशेंट्स में। तो ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर है डायबिटीज़ के फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस का। तो ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी को हम नापते कैसे हैं? हम एक सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज के बारे में बात कर चुके हैं, ये एक वीडियो में पहले बात कर चुके हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर का मतलब है कि आप घर पे अपनी ब्लड शुगर आप ग्लूकोमीटर से नाप सकते हैं डिफरेंट टाइम्स पर, उसका एक चार्ट बना सकते हैं। जब आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद जाते हैं तो अपने डॉक्टर के पास, तो साथ में HbA1c की रिपोर्ट लेके जाएंगे, ग्लाइकोलाइसिटेड हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट लेके जाएंगे और साथ में ये चार्ट लेके जाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि आपकी शुगर में कितनी वेरिएबिलिटी है, आपका कितनी वेरिएबल है। ये भी हो सकता है कि आपकी शुगर फास्टिंग शुगर नॉर्मल हो, नाश्ते के बाद की 200 के आसपास हो और रात को खाने के बाद की 300 के आसपास हो, ये पॉसिबल है। कई पेशेंट्स में देखा गया है कि इतनी शुगर वेरिएशन हो सकती है। ये वेरिएशन जो होता है ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी यानी जो वेरिएशन है डिफरेंट डेज में हो सकता है, यानी एक दिन की ब्लड शुगर दूसरे दिन की ब्लड शुगर से डिफरेंट हो सकती है। संडे वाले दिन आपने ज़्यादा खा लिया तो पता चले शुगर बढ़ गई, मंडे को आपको काम ज़्यादा है तो आपकी शुगर, आपने खाना कम खाया, आपने शुगर कम हो गई। और एक डेफिनेट टाइम पर अलग अलग दिनों में भी शुगर की वेरिएबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए पोस्ट लंच आपका किस दिन कम खाया, किस दिन ज़्यादा खाया, किस दिन मीठा खा लिया, तो पोस्ट लंच जैसे आपकी शुगर वेरिएशन हो सकता है। तो ये दोनों तरह की जो ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी है या दोनों तरीके की शुगर में जो चेंजेस हैं वो दोनों ही पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। हम ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी को सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज के अलावा एक चीज़ होती है कॉन्टीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग CGM, जिसमें एक जो है एक चिप होती है जिसे हम अपर आर्म में यहाँ पर लगा देते हैं और ये हमारी
इंटरस्टिशियम में जाकर उसको ब्लड शुगर को कॉन्टीन्यूसली नापते रहते हैं। अब उसको आप अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से कनेक्ट करके आप हर समय की शुगर आप देखते रह सकते हैं। अगर हर समय की शुगर ना देखें, डिफरेंट टाइप्स के आते हैं CGM, उसमें पूरे दिन का भी आपको चार्ट आ सकता है, पूरे वीक का आ सकता है। कई CGM 1 वीक तक काम करते हैं और कई CGM जो होते हैं वो 2 हफ्तों तक भी काम करते हैं। हमारे कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो ये चिप उसका इंस्ट्रूमेंट करीब 5 से 6 हज़ार के आसपास का आता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, और उसका जो चिप है वो करीब 700-800 रुपये की एक पड़ती है। वो लोग हर 15 दिन में नई चिप लगा लेते हैं और अपनी शुगर का वेरिएशन देखते रहते हैं खुद। तो ये CGM है। और दूसरा, इसको नंबर्स में व्यक्त करने के लिए एक चीज़ होती है MAGE, इमेज। इसकी वैल्यू जो है 40 से के आसपास रखने की कोशिश करते हैं। मेज के बारे में डिस्कस करना इस वीडियो के स्कोप के बाहर है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। आप एक तो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग एक चिपके से, और मेज, MAGE, मेज। जब ये सारी चीज़ें कंट्रोल रहती हैं, शुगर कंट्रोल है, आपकी ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी भी ठीक है, मिनिमल है, आपकी ब्लड शुगर भी कंट्रोल है, फास्टिंग, PP, पोस्ट लंच, पोस्ट डिनर, ये सारी कंट्रोल है, और आपकी HbA1c भी नॉर्मल रेंज में है, तो फिर आपको दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान करना है। दूसरी चीज़ें क्या है? आपके मोटापे पे, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्मोकिंग बंद करनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको कंट्रोल करनी है, तभी आप अल्टीमेट जो है पेशेंट की मॉर्टेलिटी, आगे चल के उनकी बीमारियां कम हो और डेथ्स कम हो आगे चल के, तभी इससे हो सकती है कम। आज बस इतना ही। ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।